हेलो दोस्तों, मैं अनिल कमल अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स का। हमारा पहला चैप्टर है आपका पेडागोजी वाले सेक्शन का एनसीएफ 2005 एंड मैथमेटिक्स। देखिए एनसीएफ 2005 एंड आपका मैथमेटिक्स। देखिए एनसीएफ 2005 का बेसिक के बारे में देख लेते हैं कि बेसिक आइडियाज उसके क्या है आपके। तो बेसिक आइडिया में देखा जाए तो एनसीएफ 2005 एक विजन डॉक्यूमेंट्स है, एक विजन डॉक्यूमेंट्स। एनसीएफ 2005 एक विजन डॉक्यूमेंट्स है। विजन डॉक्यूमेंट्स हमको ये बताएं शिक्षा का व्यवस्था कैसे करना है, उसके बारे में आपका बताया गया है कि आगे कैसे शिक्षण विधियां प्रयोग करेंगे, आगे चलकर ऐसा होगा। ये आपका विजन डॉक्यूमेंट्स होता है। तो देखिए एनसीएफ 2005 एक विजन डॉक्यूमेंट्स है आपका। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया आपका कि ये सबसे पहले एनसीएफ 2005 का सबसे पहले परिवर्तन देखा जाए तो वो मिलता आपका एनसीईआरटी के बुकों में, एनसीईआरटी के किताबों में आपका मिल जाता है। इस समय के किताब और पहले आपका जो किताबें चल रहा था उन दोनों में देखेंगे तो बहुत का अंतर है। इस समय का जो कंटेंट आपको दिखाई देगा उसमें मैक्सिमम एक्टिविटी को शामिल किया गया है, कहानी विधि को शामिल किया गया है और उस कंटेंट उसमें प्रोवाइड किया गया था वो ज्यादातर रोट लर्निंग आधारित था आपका। तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी किताबों में एनसीएफ 2005 का सबसे अच्छा आपका देखने को बदलाव मिल जाता है। सबसे पहले बदलाव यहीं पे देखने को आपको मिल जाता है। दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पे, तो दूसरा कहता है एनसीएफ 2005 हमारा रोट लर्निंग को मना करता है कि नहीं, रोट लर्निंग नहीं करना, रट करके सीखना नहीं है। रटने को तो बिल्कुल पूरा का पूरा मना कर देता है। तो रटने को जब मना करता है, रटना मना है तो करना क्या है, कैसे सीखना है हमको, तो मीनिंगफुल लर्निंग करना है, यानी कि समझ आधारित शिक्षा। मीनिंगफुल लर्निंग हमको करना है, यानी कि समझ आधारित शिक्षा, समझ कर सीखना है, समझकर सीखना। तो रोट लर्निंग को एनसीएफ 2005 मना करता है, जबकि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए वो आपका कहता है। अगला इसमें देखा जाए आपका मीनिंगफुल लर्निंग के साथ साथ ही वो कहता है आपका कि जो इस समय का शिक्षा व्यवस्था है वो आपका बाल केंद्रित है। कौन सा आपका बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये आपका बाल केंद्रित। पहले क्या था, पहले का जो शिक्षा व्यवस्था था आपका वो आपका था शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था आपका। उसमें शिक्षक ही पूरा डिसीजन लेता था क्या पढ़ाना है क्या नहीं करना है, पूरा का पूरा उसके अंदर कमांड रहता था। लेकिन बात करेंगे इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में, तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों का उस पर कमांड होता है। बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं कि बालक जो बताएगा वही आपका टीचर पढ़ाएगा। बाल केंद्रित का मतलब ये होता है आपका कि टीचर देखेगा कि बच्चा किस परिवेश से आ रहा है, जिस परिवेश से आ रहा है उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप वो आपका पढ़ाएगा। ऐसे वेल जैसे मान लीजिए सीटेट का तैयारी चल रहा है आपका, तो पेडागोजी वाला फंक्शन 15 नंबर का, इसको हमको पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे। वही बिल्कुल आपका बाल केंद्रित हुआ। तो ये रहती है बाल केंद्रित शिक्षा आपका, कि आपकी जरूरतें क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना। ये होता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। ये नहीं कि बाल केंद्रित बालक जो कहेगा वही पढ़ाना है, बिल्कुल नहीं। मतलब हम देखेंगे कि बच्चा किस परिवेश से आ रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करना ही हमारा क्या कहलाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। अगला यदि देखा जाए आपका, तो जो एनसीएफ 2005 है वो रचनावाद को बढ़ावा देता है। शिक्षा में रचनावाद आपका या फिर संरचनावाद को बढ़ावा देता है। तो देखिए यहाँ पे रचनावाद, निर्मितवाद सब एक ही है आपका, संरचनावाद सब एक है इसमें। रचनावाद, निर्मितवाद या फिर संरचनावाद। देखिए रचनावाद हमारा क्या कहता है, संरचनावाद आपका कहता है यहाँ पे कि संरचनावादी जो शिक्षा होती है उसमें होता क्या है कि बच्चा अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जो बच्चा होता है वो खुद का जो अनुभव लिया रहता है उसके माध्यम से ही अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है। यानी कि ज्यादातर ये करके सीखने पे आधारित होता है आपका। बच्चा खुद ही अनुभव से ज्ञान लेता है, अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। अनुभव से किसका निर्माण करता है, ज्ञान का। अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है और ये ज्यादातर करके सीखने पे आधारित होता है। बच्चा इसमें करके सीखता है, करके सीखने पर आधारित होता है। बच्चा खुद ही इसमें कर करके मतलब सीखता है। तो करके सीखने का मतलब क्या है, ये ज्यादातर आपका जहां पे भी संरचनावाद या निर्मितवाद दिखाई देगा वहां पे एक्टिविटी शामिल हो जाती है।
और आज देखेंगे आप एनसीईआरटी की बुक में, तो उसमें मैक्सिमम एक्टिविटी को शामिल किया गया आपका। तो देखिए यहां पे मिलेगा आपका एक्टिविटी यानी गतिविधि आधारित, गतिविधि यानी एक्टिविटी के माध्यम से ही सीखना। एक चीज आपको हम बता दें, जहां पे भी गतिविधि बच्चा करेगा या बच्चा को ज्यादा इन्वॉल्व करके सिखाया जाएगा, वहां पे बच्चा अच्छे तरीके से सीख लेता है आपका। तो ये रहा गतिविधि। तो गतिविधि जहां पे भी करेगा वहां अच्छे से सीख लेगा। करके सीखने पे आधारित होता है, अनुभव से ही ज्ञान का निर्माण करता है रचनावाद और निर्मितवाद में। तो ये रहा आपका बेसिक आइडिया एनसीएफ 2005 का। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे एनसीएफ 2005 एक विजन डॉक्यूमेंट होता है जो हमको बताता है कि आगे चल करके कैसे शिक्षा व्यवस्था होगी या फिर कैसे शिक्षा व्यवस्था करना है, उसके बारे में हमको बताता है। दूसरा आपका सबसे पहले एनसीएफ 2005 के जो सुझाव थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले बदलाव देखने को मिलता है वो एनसीईआरटी की बुकों में मिल जाता है। एनसीईआरटी में जो इस टाइम का कंटेंट है और जो पहले का कंटेंट आपका प्रोवाइड किया गया था, दोनों में बहुत का अंतर है, तो वो देखने को मिलता है एनसीईआरटी के बुकों में। अगला है आपका कि एनसीएफ 2005 रोड लर्निंग को मना करता है, रोड लर्निंग को नकार देता है। जब रोड लर्निंग मना करता है तो किसको कहता है, तो मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि समझ आधारित शिक्षा, समझ कर सीखने पे जोर देता है। अगला आपका बाल केंद्रित शिक्षा। इस समय का जो आपका एजुकेशन है वो आपका बाल केंद्रित है, बालकों के अनुसार शिक्षा देना है कि बालक की जरूरतें क्या है उसके अनुरूप ही उसको शिक्षा प्रदान करना है। अगला आपका रचनावाद या निर्मितवाद। एनसीएफ 2005 रचनावाद पर या निर्मितवाद पर ज्यादा जोर देता है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद ही अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है। मतलब इसमें बच्चा करता है, खुद करता है अनुभव से ज्ञान का निर्माण, यानी कि वो करके सीखने पे आधारित होता है। इसलिए जहां पे करके सीखने की बात आएगी उसमें आपकी एक्टिविटी शामिल हो जाती है, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षा आपकी हो जाती है। तो ये रहा बेसिक आइडिया आपका एनसीएफ 2005 का। अब बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स को लेकर के क्या कहता है। तो बात करेंगे यहाँ पे गणित के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। गणित पढ़ाने का कुछ उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है आपका। दो भाग में यदि देखा जाए आपका, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। दो पार्टों में आपका बांटा गया। एक होता है नैरो एम, एक होता है आपका हायर एम। नैरो एम का मतलब होता है संकीर्ण उद्देश्य, एक है आपका संकीर्ण उद्देश्य, एक है आपका संकीर्ण उद्देश्य और एक होता है आपका उच्च उद्देश्य या फिर उच्चतम उद्देश्य। तो दो चीजें यहां पे देखने को मिलेगा आपका, हायर एम्स और नैरो एम्स। बात करेंगे हम संकीर्ण उद्देश्य में, तो देखिए संकीर्ण उद्देश्य में जो होता है हमारा, संकीर्ण उद्देश्य में होता है संख्या संबंधित कौशलों का विकास करना। संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है, 100 से याद रखेंगे, संकीर्ण का मतलब संख्या, संख्या कौशलों का विकास, संख्या संबंधित कौशलों का विकास करना होता है आपका, संख्या कौशलों का विकास। तो संख्या संबंधित कौशलों का विकास होगा आपका। संख्या संबंधित कौशलों के विकास में जैसे देखेंगे हम लोगों को, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सबसे मिलेगा आपका पहले नंबर यानी कि संख्या मिल जाएगा। संख्या के बाद संख्या प्लस हो गया आपका, जोड़ हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया आपका। इसी के साथ देखेंगे तो परसेंटेज भी मिल जाएगा आपका। फिर मिलता है आपका मापन, मापन भी इसी में आएगा और इसी में आ जाता है आपका दशमलव, डेसिमल भी इसी में आ जाता है। तो बात करेंगे यहाँ पे हम इसके क्या नाम है, संकीर्ण उद्देश्य। क्या संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है आपका संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, संख्या से संबंधित कौशलों का विकास करना। जितने भी न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट के आएंगे वो सब आपका संख्या कौशल में आएगा। तो इसमें आ जाएगा संख्या प्लस माइनस गुणा भाग आ जाएगा आपका, फिर हो जाएगा परसेंटेज भी इसी में आएगा, मापन भी इसी में आ जाएगा और इसी में आ जाता है आपका दशमलव। तो ये रहा आपका संकीर्ण उद्देश्य। संकीर्ण उद्देश्य मतलब होता है कि आपका बच्चा यदि स्कूल में नहीं भी जाता है तो भी संकीर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। घर पे भी बच्चे के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। जैसे देखेंगे आप लोग, कुछ बच्चे सब्जी बेचने के लिए आते हैं, देखेंगे उसमें बच्चा होता है वो स्कूल नहीं गया है, फिर भी उसको पैसा देंगे तो लेन देन का काम आपका जितना लिया रहेगा दिया रहेगा वो सब कर लेगा। तो ये रहता है आपका लेने देने वाला काम, वो अपने आप ही क्या कर लेता है। तो ये क्लियर हो गया आपका संकीर्ण उद्देश्य, यानी कि बच्चा संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति बिना स्कूल गए हुए भी कर सकता है। डेली लाइफ में, डेली यूज में जो प्रयोग करता है वही आपका संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत
आ जाता है। अगला है आपका उच्च उद्देश्य यानी कि हायर एम्स। उच्च उद्देश्य की यदि बात किया जाए तो उच्च उद्देश्य में क्या किया जाता है, आपका चिंतन प्रक्रिया का विकास। चिंतन प्रक्रिया का विकास, इसमें क्या जाता है, चिंतन प्रक्रिया का आपका विकास किया जाता है। अब चिंतन प्रक्रिया में यदि देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में तो मिला जाता है आपका तर्क विचार। तर्क विचार यहां पे आ जाता है आपका, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। तर्क विचार आपका यहां पे मिल जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग यहां पे मिल जाएगी, तर्क विचार। और दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। समस्या समाधान, यदि बच्चे को स्कूल में भेजा जा रहा है, बच्चे को स्कूल यदि भेजा जाता है तो स्कूल भेजने का मेन कंसेप्ट यही होता है आपका कि हम चाहते हैं कि बच्चों को उच्च उद्देश्य की प्राप्ति हो। बच्चे को उच्च उद्देश्य की प्राप्ति हो, इसलिए बच्चे को हम लोग स्कूल भेजते हैं। यानी कि संकीर्ण उद्देश्य के लिए बच्चे का स्कूल जाना जरूरी नहीं है, डेली लाइफ में जो प्रयोग कर रहा है उससे भी संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम बच्चे को क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं ताकि उच्च उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। तो इसके बाद यदि देखा जाए आपका उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो है, लेकिन उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ 3 फोकस पॉइंट आपके दिए गए हैं, 3 बिंदु दिया गया है। उन तीनों बिंदुओं का जानना आपके लिए आवश्यक है। देखिए वो 3 बिंदु हैं क्या, 3 बिंदु मतलब पाठ्यक्रम से रिलेटेड है कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए जिससे हम उच्च उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। तो आई इतना देख लीजिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं उच्च उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जो 3 फोकस पॉइंट निर्धारित किए गए हैं जिससे हम उच्च उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी आपको चर्चा करते हैं। थोड़ा एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए एक बार पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं दोबारा फिर से हम, ताकि आपका रिपीट हो जाए। देखिए एनसीएफ 2005 एंड मैथमेटिक्स, एनसीएफ 2005 के द्वारा गणित पढ़ाने के कुछ उद्देश्य निर्धारित उद्देश्य हैं। आपके उद्देश्यों को 2 पार्टों में बांटा गया है, एक है आपका संकीर्ण उद्देश्य, दूसरा है आपका उच्च उद्देश्य। बात करेंगे हम संकीर्ण उद्देश्य नैरो एम्स और एक होता है आपका हायर एम्स। नैरो एम्स की बात करेंगे तो संकीर्ण उद्देश्य का मतलब संख्यात्मक संबंधित कौशलों का विकास करना। संख्या से संबंधित जितने भी आपके मिलेंगे उन सभी का विकास करना, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना ही आपका संकीर्ण उद्देश्य होता है। जैसे आपका संख्या, प्लस, गुणा, भाग, प्रतिशत, मापन, दशमलव, इन सभी में संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमारा क्या है, संकीर्ण उद्देश्य है। बात करेंगे उच्च उद्देश्य। उच्च उद्देश्य में हमारा होता है चिंतन प्रक्रिया का विकास करना, चिंतन प्रक्रिया का विकास करना। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका तर्क विचार और समस्या समाधान। जैसे हमने बच्चे को कुछ बोला और बोलने के बाद बच्चे ने अपना खुद का तर्क रखा, तो हमारा तर्क विचार है, बच्चा तर्क विचार करना चाहता है, तर्क विचार करेगा तो हायर रैंक की प्राप्ति हो जाएगी। अगला आपका समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, समस्या समाधान भी आपका चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है आपका। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चे का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं है। बच्चा यदि नहीं जाता है तो डेली लाइफ में यूज करके भी वो आपका सीख सकता है। लेकिन हायर एम्स की प्राप्ति के लिए, उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चे का स्कूल जाना अनिवार्य होता है, इसीलिए बच्चे को हम स्कूल भेजते ताकि बच्चे का उच्च स्तरीय विकास हो सके। अगला देखेंगे हम लोग, देखिए उच्च एम्स की प्राप्ति के लिए कुछ 3 फोकस बिंदु आपके निर्धारित किए गए, उन 3 फोकस बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे चर्चा करते हैं हम इसके बारे में। चलिए इन उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इसके प्राप्ति के लिए जो 3 फोकस पॉइंट आपके दिए गए हैं उनको बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 3 बिंदु यहाँ पे आपका दिया गया है, इन 3 बिंदु के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए 3 बिंदु किससे रिलेटेड है, तो तीनों बिंदु आपका रिलेटेड है पाठ्यक्रम से, तीनों रिलेटेड है आपके पाठ्यक्रम से। तो बात करेंगे हम पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए महत्वाकांक्षी होना चाहिए। पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए, आपका महत्वाकांक्षी होना चाहिए। महत्वाकांक्षी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बच्चे के सोचने की क्षमता का विकास कर सके, उसका दिमागी विकास कर सके हम, ये होता है महत्वाकांक्षी। यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें बच्चे के महत्वाकांक्षी स्वरूप का विकास हो सके। दूसरी बात करेंगे हम सुसंगत।
अब देखिए सुसंगत क्या होता है। सुसंगत मतलब होता है आपका सुंदर संग। सुंदर संग का मतलब आप से देखेंगे आप, सु मतलब सुंदर, संगत मतलब संगत, सुंदर संगत। तो सुंदर संगत का मतलब यहाँ पे है कि मैथमेटिक्स के कई टॉपिक होते हैं। नंबर सिस्टम हो गया आपका, फिर आपके परसेंटेज हो जाएंगे, मेंसुरेशन भी हो जाएगा, ज्योमेट्री भी हो जाएगा, अलजेब्रा भी हो जाएगा। इन सभी टॉपिकों को एक दूसरे से संबंधित करके, एक दूसरे से जोड़ करके ही पढ़ाना हमारा क्या है, सुसंगत है। सभी में संबंध स्थापित करके पढ़ाना ही हमारा क्या है, सुसंगत कहलाता है। मतलब एक दूसरे से सब रिलेटेड रहे, ऐसा ना लगे बच्चों को कि नंबर सिस्टम बिल्कुल अलग है, परसेंटेज बिल्कुल अलग, मेंसुरेशन अलग है। सब अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, ताकि नेक्स्ट टॉपिक जैसे ही पढ़े उसको थोड़ा सा उसमें कनेक्ट करते हुए उसको पढ़ाएं। तो ये हमारा मिल जाता है सुसंगत कहा जाता है। दोनों का संगत सुसंगत हो गया। तीसरा यदि यहाँ पे देखा जाए आपका, तो तीसरा है आपका महत्वपूर्ण। बच्चे का जो आपका पाठ्यक्रम होगा उसको महत्वपूर्ण लगना चाहिए। उसका यदि उसको महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, तो जब बच्चे को महत्वपूर्ण नहीं लगेगा तो उसको शिक्षा में रुचि नहीं आएगी। जब मैथमेटिक्स में रुचि नहीं आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये रहा आपके 3 पॉइंट जो हमारे पाठ्यक्रम को लेकर के। पाठ्यक्रम हमारा महत्वाकांक्षी होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए तथा बच्चों को महत्वपूर्ण लगना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में जाकर उसका प्रयोग कर सकता हो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसका उसको लगे कि ऐसा कोई मतलब नहीं है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आगे कोई इसका प्रयोग नहीं है। तो आपको भी कभी लगा होगा कि जो आप पढ़ते हैं टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ते हैं, अरे यार ये तो बेकार पढ़ना है, इसका कोई रोल नहीं है, आगे एक भी नंबर यहाँ से आने वाला नहीं है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ होगा तो बच्चा हायर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि यदि इन 3 पॉइंट को समझने के लिए 2 पॉइंट का होना और जरूरी है। जुड़वा सरोकार। तो देखिए जुड़वा सरोकार में कुछ भी नहीं है। जुड़वा सरोकार बिल्कुल आसान सा टॉपिक है आपका। देखिए इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। करना क्या आपका, जुड़वा सरोकार कहता है कि बच्चे का दिमाग हमेशा एंगेज किया रहना चाहिए, बच्चे का दिमाग हमेशा बिजी रखना चाहिए, कभी उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चे को व्यस्त रखना चाहिए, उसका दिमाग जो होगा, उसके जो दिमाग होते हैं उसको एंगेज करना चाहिए, दिमाग व्यस्त रखना चाहिए। दिमाग होना चाहिए कैसा, एंगेज। दिमाग एंगेज होना चाहिए आपका। तो इस प्रकार से उसको एंगेज करना है ताकि उसका दिमागी विकास भी साथ में हो सके। तो ये हो गया दिमाग को एंगेज रखना, ताकि उसके चिंतन प्रक्रिया, तर्क विचार आदि का विकास हो सके, आदि का विकास हो सके। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए 3 पॉइंट का होना जरूरी है। पाठ्यक्रम में हमारा महत्वाकांक्षी होना जरूरी है, सुसंगत रहना जरूरी है। अब बच्चे को वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट लगना भी जरूरी है। इन तीनों पॉइंट को समझने से पहले जानना पड़ेगा दिमाग का, बच्चों के दिमाग जुड़वा सरोकार, यानी कि बच्चे का दिमाग को हमेशा एंगेज रखना है, बिजी रखना है, ताकि बच्चा कहीं और इन्वॉल्व ना हो सके। उसी के साथ साथ केवल एंगेज के बिजी रखने के साथ साथ उसका क्या करना है, चिंतन प्रक्रिया और उसके तर्क विचार, यानी कि उसका दिमाग जो उसके रिसोर्सेस मतलब बच्चे का क्या है, दिमाग, दिमागी विकास हो सके, उसको भी ध्यान में हमको रखना है। इसके बाद देखेंगे तो परिस्थितियां क्या आती हैं, मतलब जो एनसीएफ 2005 की कक्षा की जो परिस्थितियां आती हैं उसके बारे में देखते हैं, परिस्थितियां कैसी कैसी वहां पे आती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपका हो जाता है। तो देखते हैं परिस्थितियों के बारे में। कक्षा की परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, चलो ये कक्षा की परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। बच्चा की कक्षा की परिस्थितियां यदि देखा जाए तो बच्चा नो फियर, यानी बच्चे को डरा नहीं होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं है, बच्चे को डरना नहीं है। यदि बच्चे को डरना नहीं है तो क्या करना है, बच्चे को उसमें एंजॉय लेना है, उसमें खुश रहना है, रुचि लेना है। तो बच्चे को उसमें क्या लेना है, रुचि लेना है। बच्चे को उसमें क्या करना है, रुचि लेना है। डरना नहीं है, उस सब्जेक्ट में बच्चे को क्या करना है, रुचि लेना है। दूसरी बात हमने एनसीएफ 2005 में पहले ही बताया आपका कि रोट लर्निंग क्या है, मना है। यहाँ पे रटकर सीखना मना है, रटकर सीखना क्या है, मना है। बच्चे को रटकर सीखने के लिए क्या किया जाएगा, मना किया जाएगा।
जबकि समझ आधारित शिक्षा होना चाहिए। समझ कर सीखना, समझ कर सीखना क्या है, जरूरी है। तो पहला चीज यहाँ पे मिल गया आपका, डरना नहीं चाहिए, नो फियर होना चाहिए, बच्चे को एंजॉय करना चाहिए, उसमें रुचि लेना चाहिए। रटकर रोड लर्निंग को मना कर देना, नकार देना है पूरा, रोड लर्निंग द्वारा नहीं सीखना है। तो सीखना किसके द्वारा है, मीनिंगफुल लर्निंग, यानी समझ आधारित आपका सीखना है। वहां पे आकलन जो किया जाता है उसको नई पद्धतियों द्वारा किया जाइए। आकलन क्रिएटिव बेस होना चाहिए, नई पद्धति द्वारा, नई पद्धति आधारित होना चाहिए। नई पद्धति का मतलब क्या, आकलन क्या होता है, एग्जाम ले लिए, बच्चे का रिजल्ट शो कर दिए, एग्जाम लिए, बच्चे का रिजल्ट दिया गया, ये वो आपका आकलन हो गया। आकलन भी उसको देखा है तो नई पद्धति द्वारा आधारित होना चाहिए कि जो आपका सीसी रहता है, आपका सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए बच्चों का, तो उसके बेस पे करना चाहिए आपका आकलन। ऐसा नहीं कि एक दिन एग्जाम लिया, अगले दिन उसका रिजल्ट दे दिया, बच्चे का आकलन हम लोगों ने कर लिया, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, अब अगली बात करेंगे हम, समस्या निर्माण। समस्या निर्माण का मतलब क्या है, बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, क्वेश्चन हम उसको दे रहे हैं वो लगा ले रहा है, ये अच्छी चीज है। वो तो रहा समस्या का समाधान कर लिया, लेकिन बच्चे को करना क्या है, बच्चा उसको लगा ले रहा है, उसके बेस पर दूसरा क्वेश्चन भी बनाना हो सीखे, वो है हमारा समस्या निर्माण। तो उसको समस्या निर्माण के अनुसार परिस्थिति का बनाना होगा, समस्या निर्माण करना होगा। बच्चा खुद ही अपने समस्या का निर्माण करे, वहां पे क्वेश्चन खुद बनाए, वो समस्या का निर्माण खुद करे, वहां पे क्वेश्चन बनाया, जो हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो बनाया वहां पे। तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो महंगी नहीं होनी चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए। मैथ की जो शिक्षा व्यवस्था है महंगी आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि महंगा रहेगा तो आपका नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे हम 8 वर्ष तक। 8 वर्ष तक माना गया आपका, भारत में माना जाता है कि 8 वर्ष तक बच्चे का उच्च उद्देश्य की प्राप्ति तक पढ़ा देना है, ताकि बच्चा अपने खुद का कुछ व्यवसाय कर सके। तो बच्चे को 8 वर्ष तक ही उसको हायर एम्स मतलब उच्च उद्देश्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। बच्चे के सोचने के, तर्क करने के, विचार अपने यहाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, सारी चीजें वहां पे डेवलप आपका हो जाना चाहिए 8 वर्ष तक, ये माना गया है आपका। अगला पॉइंट यहां पे देखा जाए आपका परिस्थिति के बाद, एक पॉइंट है आप डेविड विलियर्स। डेविड विलियर्स यह एक मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक भी कह सकते हैं आपका। डेविड विलियर एक वैज्ञानिक है, इनका एक कथन है, इन्होंने उद्देश्य लिखा था कि गणित का जो उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है आपका, गणित का उद्देश्य, गणित का जो उद्देश्य होता है वह यह उद्देश्य है कि बच्चों के दिमाग का गणितीयकरण करना। गणित का मेन उद्देश्य होता है आपका बच्चों के दिमाग का, ये भी सीधे लिखेंगे, दिमाग का गणितीयकरण करना, गणितीयकरण करना। एक बार फिर से देखिएगा, कक्षा की परिस्थितियां क्या होती है, डरना नहीं है, नो फियर, डरना नहीं है। डरना नहीं है तो क्या करना है, उस सब्जेक्ट को एंजॉय करना है, एंजॉय के साथ उसको पढ़ना है, रुचि लेना है उसमें। अगला आपका रटकर सीखना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं है, रोट लर्निंग पे बिल्कुल नकार देता है एनसीएफ 2005 हमारा, रोट लर्निंग को नकारता है। तो कहता है क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग, यानी समझ आधारित आपका सीखना। दूसरा है आपका आकलन, जो उसका आकलन किया जाए वो आपकी नई पद्धतियों पे आधारित हो, यानी सीसी बेस हो, आपका सतत व्यापक मूल्यांकन बेस हो, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस हो उसका आकलन करने का। ऐसा नहीं कि आज एग्जाम कराए, अगले दिन रिजल्ट दे दिए, वो उसके आकलन का प्रोसेस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। समस्या निर्माण, बच्चे को समस्या हमने सॉल्व करना बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व करना बता दिए, बच्चा उस क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से नए नए क्वेश्चन का खुद ही निर्माण करे, वो है आपका समस्या निर्माण। क्वेश्चन का निर्माण बच्चा खुद करे, समस्या खुद पैदा करे। अब अगला है आपका महंगी, यानी कि ऐसा शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए मैथ का जिसमें आपका क्या हो, ज्यादा एफोर्डेबल ना हो, ज्यादा महंगा ना हो। अगला है आपका 8 वर्ष तक, हाँ, भारत में माना गया कि 8 वर्ष तक बच्चे को हायर उद्देश्य की प्राप्ति योग्य बना देना है, कि उसको हायर उद्देश्य यानी कि उच्च उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। अगला बात करेंगे हम डेविड विलियर्स, एक मनोवैज्ञानिक है, इसको वैज्ञानिक भी कह सकते हैं आप लोग। तो बात करेंगे इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि गणित का जो उद्देश्य होता है, गणित का जो उद्देश्य होता है वह है बच्चों के दिमाग का गणितीयकरण करना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, गणितीयकरण करना।
तो गणित का जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों के दिमाग का गणितीयकरण करना। तो ये हो गया आपका एनसीएफ 2005 का पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो गया। एनसीएफ 2005 एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन C-TET में आपके बने हुए हैं उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।